बहुत समय पहले की बात है। तीन भिक्षुक हिमालय की चोटियों को पार करते हुए एक अनोखी और सुंदर नगरी में पहुंच गए। गुरुजी बोले, यह नगरी देखने में बहुत ही सुंदर मालूम पड़ रही है। प्रेमपाल ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा गुरुजी। इतनी सुंदर नगरी तो मैंने सिर्फ सपनों में देखी है। वीरपाल बोला, गुरुजी, भिक्षा मांगते मांगते आप तो हमें हिमालय की चोटियों तक ले आए। मुझे तो लग रहा था कि हम तीनों ठंड से हिमालय में ही जमकर रह जाएंगे। प्रेमपाल बोला, यह जरूर ईश्वर की ओर से हमारे लिए पुरस्कार है। गुरुजी बोले, प्रेमपाल, हम सिर्फ भिक्षुक ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी हैं। पहले जाकर हमें इस सुंदर नगरी को देखना चाहिए। गुरुजी प्रेमपाल और वीरपाल को लेकर उस सुंदर नगरी में चले जाते हैं, जहां बहुत सुंदर सुंदर घर बने होते हैं और वहां सभी व्यक्ति बस अपना काम करने में लीन होते हैं। गुरुजी ने कहा, पता नहीं, मुझे इस नगरी में कुछ अजीब सा लग रहा है। प्रेमपाल बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? ना जाने कितने दिन बाद हम तीनों ठंड से राहत मिली है। देखिए कितनी ताजा हवा चल रही है और यहाँ धूप भी कितनी अच्छी निकल रही है। वीरपाल बोला, प्रेमपाल सही बोल रहा है गुरुजी। मुझे लगता है कि हमें यहाँ किसी धर्मशाला में रहकर आराम करना चाहिए। गुरुजी बोले, वीरपाल, हम भिक्षुक हैं, कोई व्यापारी नहीं जो धर्मशाला में बैठकर आराम करेंगे। मैं वहां उस टीले पर जा रहा हूं, तुम दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ जाओ और शाम तक मुझे पता करके बताओ कि इस नगरी में लोगों का स्वभाव कैसा है। क्या यह नगरी रुकने क्या यह नगरी कुछ दिन रुकने के काबिल है भी या नहीं। गुरुजी के आदेश पर प्रेमपाल और वीरपाल अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। वीरपाल नगरी में घूमने लगता है। वीरपाल ने कहा, इस नगरी में तो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजनों की महक आ रही है। आहा, और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। मुझे जरूर कोई भोजनालय तलाशना होगा। वीरपाल भोजनालय को तलाशने लगता है। अचानक उसकी नजर एक भोजनालय पर पड़ती है। वीरपाल बोला, कुछ खाने को मिलेगा? भोजनालय का मालिक बोला, कौन हो तुम? इस नगरी में तुम्हारी आवाज में पहली बार सुन रहा हूं। वीरपाल बोला, मैं एक भिक्षुक हूं। भोजनालय का मालिक बोला, भिक्षुक, यह कौन होते हैं? वीरपाल ने कहा, जो भिक्षा मांग कर खाते हैं। भोजनालय का मालिक बोला, समझ गया, तुम कोई काम धंधा नहीं करते और मांग कर खाते हो। वीरपाल ने कहा, नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब वह नहीं है। भोजनालय के मालिक ने कहा, तो फिर क्या मतलब है? वीरपाल बोला, आप हमें मार्गदर्शक कह सकते हैं, मार्ग दिखाने वाला। भोजनालय का मालिक बोला, तब तो तुम्हारे लिए सारा भोजनालय मुफ्त है। इसका मतलब तुम देख सकते हो। वीरपाल बोला, देख सकते हो से क्या मतलब? क्या तुम नहीं देख सकते? भोजनालय का मालिक बोला, नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इस नगरी का कोई भी इंसान नहीं देख सकता। तो हमारे राजा से जाकर मिलो, वो तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। इस नगरी में तुम किसी से भी कह देना कि तुम मार्गदर्शक हो। वह तुम्हें मुफ्त में भोजन, कपड़े, मकान, यहाँ तक कि सुंदर कन्या से तुम्हारा विवाह भी करवा देंगे। वीरपाल बोला, अरे अरे अरे, मजा आ गया, मजा आ गया। बिना भिक्षा के भोजन, कपड़ा, अच्छा घर। वाह वाह वाह। वीरपाल, का संसार के सभी राज्य ऐसे ही हो जाएं। तभी उसकी नजर मिठाई की बड़ी सी दुकान पर पड़ती है, जहां बहुत स्वादिष्ट मिठाइयां रखी होती हैं। वीरपाल ने कहा, वहां पर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मिलता है। अरे, ये मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट मालूम पड़ रही है। दुकानदार बोला,
यह मिठाई मेरी पत्नी ने अपने हाथों से बनाई है। मेरे हाथों की बनाई मिठाई इस नगरी में प्रसिद्ध है भैया। वीरपाल बोला, क्या तुम मुझे मिठाई दे सकते हो? दुकानदार बोला, बिल्कुल दे सकता हूं, अगर तुम्हारे पास इसे खरीदने के लिए मुद्राएं हैं तो। वीरपाल बोला, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं एक मार्गदर्शक हूं। दुकानदार बोला, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे लिए तो सारी मिठाइयाँ मुफ्त की हैं, जितनी मर्जी हो उतनी ले जाओ भैया, मगर याद रखना शाम के समय राजमहल में जरूर आना, राजा तुम्हें ढेर सारा इनाम देगा। वीरपाल बहुत सी मिठाइयाँ लेकर सीधा उस ऊंचे टीले की ओर चला जाता है, जहां पर गुरुजी प्रेमपाल के साथ उसका ही इंतजार कर रहे होते हैं। गुरुजी बोले, प्रेमपाल, अब तुम बताओ, तुम्हें यह नगरी कैसी लगी? प्रेमपाल ने कहा, गुरुजी, मुझे यह नगरी बहुत ही अजीब सी लगी। यहाँ के वासी अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे थे। कई बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वे मुझे देख ही नहीं रहे हों। गुरुजी बोले, क्या तुम्हें वहां पर किसी ने भिक्षा नहीं दी? प्रेमपाल बोला, मैंने जिस किसी से भी भिक्षा मांगी उसने मुझे देने से मना कर दिया और साथ ही बहुत ज्यादा अपमानित भी किया। गुरुजी बोले, वीरपाल, अब तुम बताओ, तुम्हें नगरी कैसी लगी? क्या प्रेमपाल सही बोल रहा है? वीरपाल ने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे लगता है कि प्रेमपाल इस नगरी को समझ नहीं पाया। मैंने तो इतनी सुंदर नगरी कभी नहीं देखी गुरुजी। गुरुजी बोले, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। वीरपाल ने कहा, गुरुजी, मैंने भी भोजनालय से भिक्षा मांगी थी और उन्होंने मना कर दिया था, मगर जैसे ही मैंने बताया कि मैं एक मार्गदर्शक हूं, उन्होंने मुझे सारा भोजन मुफ्त में खिला दिया। गुरुजी बोले, यह कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे मार्गदर्शक बताने से उन्होंने तुम्हें भोजन मुफ्त में खिला दिया? वीरपाल बोला, यह तो कुछ भी नहीं गुरुजी, उन्होंने यह भी कहा कि इस नगरी में तुम किसी से भी कह दो कि तुम एक मार्गदर्शक हो, तो वह तुम्हें मुफ्त में कपड़े, भोजन, मकान सब कुछ देंगे। और हाँ गुरुजी, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, इस नगरी में जितने भी इंसान हैं वे सब के सब अंधे हैं। गुरुजी बोले, हमें यहाँ से अभी और इसी वक्त वापस जाना होगा, यह नगरी हमारे लिए खतरों की नगरी है। वीरपाल बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप गुरुजी? यहाँ सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है और आप हैं कि जाने की बातें कर रहे हैं। गुरुजी बोले, वीरपाल, पिछली बार तू अंधेर नगरी में फंस गया था, पर इस बार तू अंधों की नगरी में फंस जाएगा। मेरी बात मान, यहाँ से चलते हैं। वीरपाल बोला, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला गुरुजी। हाँ, आपको जाना है तो आप जा सकते हो, मैं तो अपना सारा जीवन यहीं व्यतीत करूंगा। इतना कहकर वीरपाल वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर अपने आप से बोलता है, शाम के समय राजमहल में जाकर राजा के ढेर सारे इनाम लूंगा, उसके बाद गुरु जी को दिखाऊंगा, तब उन्हें पता लगेगा कि वीरपाल मूर्ख नहीं है। शाम के समय वीरपाल महल चला जाता है, जहां वह देखता है कि उस नगरी के बहुत से लोग वहां पहले से ही जमा थे। राजा बोला, तुम कौन हो? वीरपाल बोला, मैं एक मार्गदर्शक हूं महाराज। आपकी प्रजा ने मुझे बताया कि आप मार्गदर्शकों को बहुत से इनाम देते हैं। राजा ने कहा, तो तुम इनाम लेने के लिए यहां पर आए हो? क्यों नहीं, आओ आओ, पहले हमारा न्याय देखो। वीरपाल आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे इतना सम्मान तो मुझे कहीं भी नहीं मिला। यह राजमहल कितना सुंदर है, और उससे कहीं अधिक सुंदर तो इस राजा का दिल है। मेरी तो हो गई बल्ले बल्ले। कुछ देर बाद राजा के महल में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, महाराज, मैं कपड़ों का कारीगर हूं, कंबल बनाता हूं और कंबल बनाकर बेचता हूं।
राजा ने कहा, तो क्या तुम सिर्फ यह बताने के लिए मेरे पास आए हो? बूढ़ा व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, बात असल में यह है कि कल रात मैंने बड़ी मेहनत से एक कंबल तैयार किया और मेरे बगल से अगली सुबह मेरे बगल में रहने वाला व्यक्ति बाबू लोहार उस कंबल को चुरा कर ले गया। राजा बोला, तुम कैसे कह सकते हो कि यह चोरी तुम्हारे पड़ोसी बाबू लोहार ने की है? बूढ़ा व्यक्ति बोला, महाराज, बाबू लोहार लोहे के जूते पहनता है और सुबह मैंने उसके जूतों की आवाज सुनी। ऐसे मुझे यकीन हो गया कि चोरी बाबू लोहार ने की है। राजा बोला, जाओ जाकर बाबू लोहार को पकड़ कर लाओ। सैनिक कुछ ही देर में बाबू लोहार को पकड़ कर ले आते हैं। राजा बोला, क्या तुमने ही इसका कंबल चुराया है? बाबू लोहार बोला, हाँ महाराज, मैंने ही चुराया है। राजा ने कहा, लेकिन क्यों? बाबू लोहार बोला, क्योंकि कल रात मैंने देखा कि यह दूसरा कंबल ओढ़कर सो रहा था, जबकि इसके पास उस कंबल से अधिक मोटा और गर्म कंबल रखा हुआ था। मुझे लगा कि यह कंबल बेकार का है, इसलिए मैं उसे उठा लाया। राजा बोला, जब तुम्हारे पास मोटा कंबल था तो तुम उसे भी ओढ़ सकते थे। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। बाबू लोहार बोला, महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। राजा बोला, तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा मिलेगी। इतना बोलकर राजा बाबू लोहार से कहता है, तुमने इसका कंबल चोरी कर लिया, लेकिन तुम चाहते तो झूठ बोल सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे। तुम्हें भी सजा मिलेगी। राजा बोला, सैनिकों, इन दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। यह देखकर वीरपाल को चक्कर आने लगता है। राजा बोला, अब तुम मुझे बताओ, तुम किस तरह के मार्गदर्शक हो? वीरपाल बोला, महाराज, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। राजा बोला, नहीं नहीं, अभी तो हमें तुम्हारा स्वागत भी करना है। आप मुझे बताओ कि तुमने कभी सूरज देखा है? वीरपाल बोला, हाँ देखा है। राजा बोला, चांद देखा है? वीरपाल बोला, हाँ देखा है। राजा ने कहा, क्या तुमने आकाश में बहुत सारे तारे देखे हैं? वीरपाल बोला, हाँ देखे हैं। राजा बोला, इसे पकड़ कर ले जाओ और इसे भी फांसी पर चढ़ा दो। राजा बोला, बहुत समय पहले एक ऐसा ही पागल व्यक्ति मेरी प्रजा को भड़का रहा था। बोल रहा था कि इस धरती के ऊपर नीला आकाश है और वहां पर बहुत सारे तारे टिमटिमाते हैं। और तो और वो मूर्ख यह भी कह रहा था कि दिन के समय एक बहुत बड़ा सूरज भी चमकता है। क्या तुमने कभी उजाला देखा है? महारानी बोली, नहीं महाराज, उजाला क्या होता है? जरूर कोई मूर्ख व्यक्ति है, धरती पर तो हमेशा रात रहती है। राजा बोला, सुना तुमने, इस धरती पर हमेशा रात रहती है। वीरपाल बोला, महाराज, ये सभी लोग तो अंधे हैं, भला अंधा क्या जाने कि उजाला क्या होता है। लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। राजा बोला, हाँ, मैं बिल्कुल देख सकता हूँ। वीरपाल बोला, तो फिर आप मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? वीरपाल की बात सुनकर राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हो जाता है और वीरपाल के कान में कहता है, बरसों पहले मैं भी यहाँ तुम्हारी ही तरह भटक गया था। मैंने इन सबको बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इनमें से कोई नहीं माना। और अब इन्हीं की तरह मुझे भी विश्वास हो गया कि उजाला नाम की कोई चीज नहीं होती इस संसार में। ना ही आकाश है, ना सूरज और ना टिमटिमाते हुए तारे। राजा बोला, इसे गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दो। सैनिक वीरपाल को गिरफ्तार करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां गुरुजी और प्रेमपाल आ जाते हैं। वीरपाल बोला, मुझे बचा लो गुरुजी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। गुरुजी बोले, यह मेरा प्रिय शिष्य है राजन, इसे छोड़ दीजिए। राजा बोला, नामुमकिन है ये मूर्ख झूठ बोलता है, कहता है कि इस धरती के ऊपर आकाश, तारे और सूर्य हैं। मेरे राज्य में इन सब बातों की सजा मृत्यु दंड है। गुरुजी बोले, महाराज, आपका आदेश सर आंखों पर है,
आपके न्याय के विपरीत नहीं जा सकता, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बोले, कहो, क्या कहना चाहते हो? गुरुजी ने कहा, महाराज, मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। राजा बोला, ऐसी क्या बात है? गुरुजी ने कहा, वो आपके बहुत काम की बात है। राजा गुरुजी को इशारा करके गुरुजी को अपने नजदीक बुलाता है। गुरु राजा के कान में कुछ बोलते हैं। राजा बोला, ठीक है, आज तो तुमने कुछ ऐसा कह दिया, पर आज के बाद कभी भी लोगों को मूर्ख मत बनाना। तुम जा सकते हो, और लेकिन दोबारा यहाँ कभी नजर मत आना। वीरपाल जल्दी से उठकर गुरुजी के साथ उस नगरी से बाहर भाग जाता है। वीरपाल बोला, यह सब आपने कैसे किया गुरुजी? वो राजा मुझे छोड़ कैसे दिया? गुरुजी बोले, वह सब जन्मजात अंधे थे, उनकी पीढ़ियों में कोई भी देखने वाला व्यक्ति नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने जब इस राज्य के बारे में पता किया, तब मुझे लगा कि वर्षों पहले यह राजा भी यहाँ पर आकर भटक गया था। राजा ने उस समय लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर कोई भी इसकी बात नहीं माना। लेकिन वो एक चतुर व्यक्ति था। उसने बड़ी आसानी से यहाँ के राजा को मारकर सिंहासन हथिया लिया। वीरपाल बोला, लेकिन आपने नहीं बताया कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? गुरुजी बोले, क्योंकि मैंने उसके कान में कहा था कि अगर तुमने मेरे शिष्य को नहीं छोड़ा तो मैं सारी प्रजा को बता दूंगा कि तुम भी देख सकते हो, और तुमने ही उनके पुराने राजा का कत्ल किया था। अगर उसकी प्रजा को यह पता लग जाता कि वो राजा भी देख सकता है, तो उसकी प्रजा बगावत कर देती। प्रेमपाल बोला, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आई गुरुजी, वो राजा उल्टे सीधे न्याय क्यों कर रहा था? उसके न्याय पर प्रजा सवाल क्यों नहीं उठा रही थी? गुरुजी बोले, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्याय यही है, राजा का न्याय सर्वोत्तम है। इसलिए मैंने प्रेमपाल से कहा था कि नगरी हमारे लिए खतरों से खाली नहीं। वीरपाल बोला, गुरुजी महाराज, अब मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। राम राम राम, अंधी प्रजा पागल राजा। सभी मुस्कुराने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।